नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सोही। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नकाल में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की। आधी रात सरहद पार धमाके हुए और अब बदले की खुली चेतावनी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की। काबुल ने इसे अपनी संप्रभुता पर उल्लंघन बताया और साफ कहा कि सही समय पर उचित जवाब दिया जाएगा। काबुल और कंधार में आपात बैठकें हुई हैं। पाकिस्तान बॉर्डर की ओर से तालिबान के टैंक और सैनिकों की मूवमेंट तेज हो गई है। पहाड़ी इलाकों में सैन्य हलचल बढ़ गई है। सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान भारी है, लेकिन गुरिल्ला युद्ध में माहिर माने जाने वाला तालिबान क्या रणनीति से खेल पलट देगा? क्या जनरल आसिम मुनीर के लिए ये एक नई चुनौती है? क्या सीमा पर बड़ा टकराव होने वाला है? इन्हीं सवालों पर आज करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी जुड़ गई हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका स्वागत है। इसके साथ ही डॉक्टर डी के गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर इरशाद अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। और हुसैन जावेद साहब आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही रत्नेश जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। रत्नेश द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। शुरुआत डॉक्टर इरशाद अहमद जी आप ही से कर लेते हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन दोनों मुल्क ऐसा लगता है कि युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए हैं, ऐलान जंग हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अर्ज करूंगा कि रमजान मुबारक का महीना है, मुबारक महीना है और हम इबादतों में मसरूफ हैं। लेकिन दहशतगर्द, चूंकि दहशतगर्द की ना कौम, ना नस्ल, ना इंसान होता है, वो अपनी दहशतगर्दी में मसरूफ है। देखिए, कल मेरे लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज ने शहादत दी। आपने देखा होगा कि पूरा पाकिस्तान रोया है कि एक बच्चा, उनका मासूम, उनकी यूनिफॉर्म को चूम करके किस तरीके से प्यार कर रहा है। और क्यों? कि हमारे लोग दलेर हैं, हम लोग कुर्बानी देना जानते हैं, हम अपने मुल्क के लिए कुर्बान होना जानते हैं, शहादतें हासिल करना जानते हैं। लेकिन अब मेरे वजीर आजम पाकिस्तान और मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब ने कहा है कि अब वो वक्त है कि इनको तबाह बर्बाद करना है, दहशत गर्दों को इनको खत्म करना है, खात्मा बिल खैर करना है इनका। चूंकि ये बहुत पहले होना चाहिए था, नहीं किया कि हम पोलाइट रहे, हमने कहा कि शायद ये इंसान बन जाए, लेकिन ये इंसान नहीं बनेंगे तो इनको सबक सिखाने का वक्त है अब। और इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिए कि ये खुद से आपने अभी बताया कि पाकिस्तान की फौज कितनी है और ये लोग दहशत गर्द कितने हैं, तो बहुत मुकाबला नहीं हो सकता। देखें, मेरी फौज अगर हिंदुस्तान को मदद दिखा सकती है 1.5 अरब लोगों को, तो ये 20,000, 30,000 या 6,000 दहशत गर्दों की कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ दहशत गर्दी करना जानते हैं, मस्जिदों पे, इमाम बारगाहों पे, इबादत गाहों पे हमला करते हैं और इनोसेंट लोगों की शहादतें करते हैं। अब मैं बताऊं कि हमारी आर्मी, हमारे फोर्सेज, ये तो आपका पक्ष है ना सर, लेकिन बिल्कुल तैयार है। पक्ष नहीं है, अफगानिस्तान कह रहा है कि हम आप करके लोगों ने दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा है। रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, हमने किसी भी एक सेकंड, कानून को नहीं फैला रहे हैं, दहशतगर्दी आप फैला रहे हैं। आप हिंदुस्तानियों के साथ क्या कर रहे हैं वो आपको पता है, और अमेरिका किस तरह आपको थप्पड़ मारता है, अफगानिस्तान में आपने क्या किया है ये आपको पता है। और मैं 1989 की आपको याद दिलाता हूं, जब स्कड मिसाइलों से पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने हमला किया था, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका की पावर प्ले चल रही थी, आपको मजा आ गया था। दहशतगर्दी तो आप फैला रहे हो, ये आपको सब पता है कि नहीं आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर फैला रहे हैं, हम दहशत गर्दी को खत्म करने पे लगे। अभी एक एक करके, उसके बाद काउंटर आपका, एक इंसान, एक दहशत गर्द को खत्म करने का वक्त चाहिए। डॉक्टर डी के गुप्ता, यहाँ पर पाकिस्तान कह रहा है कि टीटीपी हमारे लिए आतंकवादी है और उसको खत्म करने के लिए हमने एयर स्ट्राइक की, लेकिन अफगानिस्तान का पक्ष कुछ और है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है और जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसके बाद अब अफगानिस्तान ने कूच कर दिया है। अफगानिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान को अब हम आखिरी सबक सिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ऐसी हिमाकत कर रहा है, हमले किए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है। जी, सभी लोग को नमस्कार। और देखिए, एक समझने की बात है, इसके बैकग्राउंड अगर हम जाते हैं तो टीटीपी आज से नहीं 2007 से एक्टिव है। पाकिस्तान के पास कोई और चारा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो अक्सर देखिए, अभी इस्तांबुल की जो इनकी डील फेल हुई, इसमें भारत का नाम लाया गया, और जबकि वहां पे अगर हम डीपर अगर स्टडी करें तो वहां पे हुआ था कि ड्रोन का जो यूज करने के लिए अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान ने, उसके हाई कमीशन ने। तो कहने का मतलब कि जो टीटीपी है, टीटीपी एक अपने FATT जो इन्होंने फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव तालिबान जो बनाया था, उसको जब इन्होंने डाइल्यूट किया, तब से इनके अटैक बढ़ते गए। और जब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को सोचना होगा कि वो कैसा रिजिम चाहता है। जैसे अभी मैं डॉक्टर इरशाद को सुन रहा था, तो बोले कि हमारे जो मुनीर साहब हैं अब चाहते हैं कि अंतिम, इनको मुनीर की जगह पे इनको अपने प्रधानमंत्री का नाम लेना चाहिए था, अपने राष्ट्रपति का नाम लेना चाहिए था। डेमोक्रेसी को जब तक चूमेंगे नहीं आप, तब तक किसी भी देश के अंदर स्थायित्व प्राप्त नहीं होगा। FATT जब हटाया गया पाकिस्तान से, उसके बाद से इनकी लड़ाई और चालू हो गई। इमरान खान एक सॉफ्ट PM आए जो चाइनीज और अमेरिकन एग्रेशन का विरोध कर रहे थे। उनको उसके समय बाजवा भी थे, बाजवा उतना इन्वॉल्व नहीं थे पॉलिटिकल शेयरिंग में जितना कि मुनीर इन्वॉल्व है। तो बाजवा के समय में ग्राफ बताना चाहूंगा कि जब बाजवा 16 में टेक ओवर किया और 22 में उन्होंने जो है सत्ता से उनको उसके बाद मुनीर टेक ओवर किए।
तो उस समय इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। मैं बता दूं आपको, एक डाटा बता रहा हूं जो मेरे पास सामने है कि 2015 में सबसे ज्यादा मिलिट्री अटैक हुए हैं, आतंकवादी अटैक हुए हैं पाकिस्तान, 950 पूरे साल के अंदर, ये रिकॉर्ड पर है, ऑन द रिकॉर्ड है। उसके बाद जैसे इमरान खान टेक ओवर किए हैं, वो संख्या 18 में उन्होंने टेक ओवर किया, 22 में उनको हटाया गया, 18 के बाद सबसे कम आ गया 164 पे, उसके बाद 136 पर और डाउन आया। उसके बाद जब इमरान खान को अपदस्थ करने की कोशिश चलने लगी, मुनीर और सारे जितने भी पाकिस्तान के जो पारिवारिक सत्ता वाले हैं, जैसे कि नवाज शरीफ का परिवार है, या हम कह रहे हैं कि इवन जो बेनजीर भुट्टो का भी परिवार है, सब सत्तावादी परिवार है। इमरान ही एक ऐसे थे जो पब्लिक में से चुन के आए थे, अदरवाइज सबके अपने अपने चल रहे हैं। तो इन्होंने जब चाइनीज और अमेरिकन का विरोध किया तो लोगों को अच्छा लगा। पाकिस्तान के लोग इनफैक्ट नहीं चाहते कि वहां अमेरिकन प्रेजेंस हो, वहां नहीं चाहते कि चाइनीज प्रेजेंस हो। पाकिस्तान के लोग भी अमन वाले आदमी चाहते हैं कि हम भी विकास करें, जैसे कि तुर्की कर रहा है, जैसे मलेशिया कर रहा है, जैसे इंडोनेशिया कर रहा है। तो इस प्रधानमंत्री के समय में लोगों ने जो पाकिस्तानी सेना के ऊपर अटैक बंद कर दिए और वो संख्या आ गई 136 पर। जैसे ही मुनीर ने टेक ओवर 22 में किया, जैसे ही मुनीर ने टेक ओवर 22 में किया, अब एक ग्राफ देखिए मुनीर से, वो ग्राफ जो 193 था इमरान के समय, वो जाके 365 से आज इतिहास का सबसे ज्यादा फिगर 107725 में हुआ है। 2025 में 1077 मुनीर की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे आप अवामी शासन से दूर भागेंगे, जहां जहां डेमोक्रेसी से दूर भागेंगे, जहां जहां तुम डिलीवर नहीं करोगे, वहां आप जो इफेक्ट ये जो हटाया इन लोगों ने 2015 में। गुप्ता जी, ये जब आप सरकार और सेना की बात करते हैं तो हर कोई जानता है कि वहां की सरकार सेना की कठपुतली है। हुसैन जावेद साहब, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, रिश्ते बेहतर हों, लेकिन पाकिस्तान बार बार गलतियां करता है। वो कह रहे हैं कि अगर छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। देखिए मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए बात ये कि ये बड़ा एक क्यूट किस्म का उनका बयान लगता है कि हम पाकिस्तान को इस तरह से छोड़ेंगे नहीं, और पाकिस्तान ने इस तरह से हमला किया है। हमारे पीएम 4 माह पहले उनको कह चुके हैं कि आपकी सरहद के अंदर ऐसे आतंकवादी हैं जिनको आपने सेफ हेवंस दिए हैं, आप उनको वहां पे सेफ हेवंस क्यों दे रहे हैं, उनको शेल्टर क्यों दे रहे हैं, उनको हथियार इस तरह से मत दें। लेकिन इनको समझ नहीं आया। लेकिन वो तो आप मुझे बताएं, मैं तो इस बात को, इसीलिए तो बात बन नहीं पाई थी उस दौरान भी। देखिए मैं तो समझ नहीं पाया कि काबुल हुकूमत जो है वो कौन सी भाषा समझती है, जिनको इतने प्यार से हमने भी कहा, इस्तांबुल ने भी कहा, कतर ने भी कहा, सऊदीया ने भी कहा, चाइना ने भी कहा कि आपको यहाँ से इनके ऊपर से हाथ उठाना होगा, ये अच्छा नहीं है, ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, ये इस सारे इलाके को डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। फिर जो मेरे साथी ने बात की, फिर हमारी तरफ से भी जवाब आना ही था, जनाजे कब तक उठाएंगे, अब यहाँ से गोली चलेगी, हमला होगा, क्योंकि आप लोग, ये आपसे मुराद है अफगानिस्तान, कि वो प्यार की जुबान समझ नहीं रहे, तो फिर अब अटैक ही होंगे। और आपने कहा ना कि वो वहां से चल पड़े हैं, वो हमारी तरफ की तरफ आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो इनका एक वे ऑफ फाइटिंग है, ये सिर्फ इनको एक ही आता है मोड, और वो है गोरिल्ला फाइटिंग। वो कामयाब हो सकती है जब कोई फौज अफगानिस्तान के अंदर जाए, किसी एक और मुल्क पे हमला करना है। हमारी कर्नल साहबा यहाँ बैठी है, वो मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं कि मिलिट्री के अंदर ऐसा होता नहीं है। अटैक की जो नोयत होती है बिल्कुल चेंज होती है जब आपने किसी पे अटैक करना होता है, और उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमला हो गया कल सुबह, 24 घंटे से हो गया ज्यादा, सवाए इंडिया के क्या ग्लोबल वर्ल्ड ने इसको कंडेम किया? तो जवाब है नहीं। कि आप अभी रिकॉर्ड चेक कर लें, अमेरिका ने कोई जवाब दिया हो, चाइना ने दिया हो, रूस ने दिया हो, सऊदीया ने दिया हो, ईरान ने दिया हो, कतर ने दिया हो, सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने दिया हो, किसी ने हमारे अटैक को कंडेम नहीं किया, क्योंकि सब इस काबुल हुकूमत से तंग। और मैं आपको बताऊं काबुल हुकूमत ने क्या जवाब देना है। वो एक तरफ हमसे कहते हैं हमें 10 अरब रुपए दें ताकि जो आतंकवादी हमारी सरहद के अंदर है इनको वहां से हम इस तरह से रीलोकेट करें। हम तो 10 अरब इनको देने के लिए तैयार भी है, लेकिन ये लिखे में दे कि इसके बाद यहाँ से हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी। तो नहीं लगता कि 10 अरब देने को तैयार हो गए अफगानिस्तान को? और अच्छा, अफगानिस्तान की ओर से क्या कहा जा रहा है कि आप जो गोरिल्ला युद्ध की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अंग्रेजों से पूछ लीजिए, सोवियत यूनियन से पूछ लीजिए, या फिर आप अमेरिका से पूछ लीजिए कि अफगानी क्या चीज है। तो आज जवाब देने के लिए पाकिस्तान को वो तैयार बैठे।
मैं आपको दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूँ, ये जो आपने मिसालें दी ना, मिसालें सही हैं, लेकिन ये मिसालें वो हैं कि जब ब्रिटेन ने, जब सोवियत्स ने, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जाके बाकायदा हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक की है, हमने उनकी जमीन पे कोई अटैक नहीं किया, और एयर स्ट्राइक का जवाब उनके पास है ही नहीं। वो आपने अपनी रिपोर्ट में अच्छे से बता दी कि अफगानिस्तान की ओर से तो दावा किया जा रहा है कि उनके आम नागरिक भी मारे गए। हिमांशु जी, युद्ध के मुहाने पर दोनों मुल्क खड़े हैं और ऐलान जंग तो यहाँ पर हुसैन जावेद जी भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी तैयार है भाई। जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, ये सबसे पहले मैं डॉक्टर इरशाद साहब के बयान पे आऊंगी। उन्होंने कहा था कि हमने दहशतगर्दों को मारा है। तो रिपोर्ट के अनुसार एक ही परिवार के 16 सदस्य मारे गए हैं, जिसमें 1 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के बुजुर्ग हैं। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि 1 साल का बच्चा किस तरीके से दहशतगर्दी में संलिप्त था। उसमें कोई भी दहशतगर्दों का नाम मुझे देखने को नहीं मिला है। और अभी हुसैन जावेद साहब कह रहे थे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इसको कंडेम नहीं किया है, तो इसको बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा कंडेम किया गया है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो इनके बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन मीडिया में इस समय है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत सारा फेक नैरेटिव DGISPR के द्वारा फैलाया गया था, वैसा ही फेक नैरेटिव फैलाया जाता है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि 1 साल का बच्चा जो हलाक हुआ है, 6 साल की बच्ची हलाक हुई है, 30 साल की एक मोहतरमा हलाक हुई है, 40 साल की मोहतरमा हलाक हुई है, और जो अपने रोजे खोल के मदरसे के पास ये हमला हुआ था, बैठे हुए थे, तो वो किस तरीके से आतंकवाद में संलग्न थे? आपने हमला मदरसे पे किया है। दूसरी बात, जहां तक हम ये पिछले 1 साल का अगर हम पूरा एक जायजा करें, तो उसमें देखिए कि जो अभी डोरंट लाइन के आसपास जिस तरह का खूनी खेल चल रहा है, तो उसमें आप देखें कि कितना ज्यादा ये एक तनाव फैला रहे हैं। उनको पता है कि अफगानिस्तान के पास में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, छोटे मोटे स्टिंगर टाइप के उनके पास में है, तो वो उस पर कैसे ही करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए, मिलिटरीली स्ट्रांग दिखाने के लिए उस तरह की स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये सक्षम नहीं है अफगानिस्तान के साथ में वॉर में एंगेज होने के लिए। देखिए, इनका कहना है कि अब यहाँ पे 3 किरदार है, पहला एक TTP है, एक पाकिस्तानी सेना है, और तीसरा अफगानिस्तान का तालिबान है। तो पाकिस्तान का कहना है कि ये TTP के उन सांपों को कुचल रहा है जिन्हें काबुल पना दे रहा है ना, और काबुल का कहना है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा की विफलता का ठीकरा उनके सिर पे फोड़ रहा है, जिस बात से हम सब ताल्लुकात रखते हैं कि किस तरीके से BLA इनको परेशान कर रहा है या KPK में प्रॉब्लम चल रही है। तो बहुत सारी चीजें, लगातार सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं और भी इंटरनल प्रॉब्लम्स जो इनकी चल रही है, उसका ठीकरा ये अभी अफगानिस्तान के सिर पे फोड़ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अपने किसका इस्तेमाल किया? F-16 का इस्तेमाल किया, जिसके लिए अमेरिका ने इनको 450 से भी ज्यादा, है ना, लाख डॉलर का इनको दिया है कि आप उनका मेंटेनेंस कराइए। एक्चुअली ये मेंटेनेंस टेररिस्ट के खिलाफ होना था, लेकिन अगर F-16 से आप बच्चों पे बॉम्ब गिरा रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका इनको बिल्कुल। डॉक्टर इरशाद अहमद, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। हिमांशु जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रही हूँ आपको कि अमेरिकी मानवाधिकार संगठन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन यानी IHRF के मुताबिक जो आंकड़ा यहाँ पर हिमांशु जी ने दिया, 16 लोगों की मौत हुई है, आम नागरिक जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अब जवाब दीजिए आप, कैसी है स्ट्राइक है जिस पर आप दावा ठोक रहे हैं? पहले तो मैं बहुत सारी बातें इन्होंने की। पहले इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने फेक नैरेटिव अपनाया और गलत खबरें दी। मैं आपको दुरुस्त करूंगा कि आपके 2-3 अरस्तु बैठे होते थे टीवी पर, जो कि मेरी लाहौर की बंदरगाह पे, कराची की बंदरगाह पे, मेरे इस्लामाबाद के एयरबेस, नूर एयरबेस पे कब्जा कर चुके थे। अब उनके नाम लेना मैं चाहूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे वो काफी सारे भाषा का ध्यान रखिए और दूसरी चीज नहीं, मर्यादा में रहकर बात करिए, और दूसरी चीज जिस मुद्दे पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसी पर जवाब दीजिए। मैं आपके पूरे बात का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हमने फेक नैरेटिव अपनाया, भूमिका बना रहे हैं आप, कहां जवाब आपके पास? दूसरे मैं जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ये कह रही है मोहतरमा कि जी 15-16, 1 साल से लेकर 80 साल के बूढ़े तक। देखिए, हमने टारगेटेड ऑपरेशन किया, जहां दहशतगर्द मौजूद थे, जहां हमारा टारगेट था, हमने वहां मारा। अब वहां घुन के साथ गेहूं पिसता है हमेशा।
जब वो फैमिली के साथ बैठे हैं, दहशतगर्द इनका वतीरा ये है दहशतगर्दों का, आपके दहशतगर्दों का। कितना शर्मनाक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गेहूं के साथ घुन पिसता है। रत्नेश द्विवेदी जी, महिलाएं बच्चे इनके लिए गेहूं और घुन है। आप सोचिए, ये कह रहे हैं कि हमने टारगेटेड एयर स्ट्राइक किया, यानी जानबूझकर आपने उनका कत्लेआम किया। नहीं बोले आप, दरमियान में नहीं बोले, मुझे बोलने दें। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। रत्नेश जी बोलेंगे आप। डॉक्टर इरशाद रुकिए जरा। हुसैन जावेद जी की कुछ बातों से मैं सहमत होता हूँ कभी कभी, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि $10 अरब अफगानिस्तान को देने की पेशकश कर रहा है पाकिस्तान। ये तो बिल्कुल जिसके हाथ में खुद ही कटोरा हो और जो अमेरिका और IMF और वर्ल्ड बैंक से भीख मांगता हो, वो अफगानिस्तान को $10 अरब। और इरशाद साहब तो ये आदमी ही शर्मनाक है। ये एक मीडिया चैनल पे बैठा हुआ था, माध्यम मीडिया एक सम्मानित माध्यम होता है, और ये कह रहा था किसी और मीडिया पर कि ये राइफल रखे हुए हैं और वहीं से राइफल चलाएगा। तो ये आदमी बहुत गिरा हुआ है। दूसरा मैं ये बता दूं, 1989 में इन्हीं तालिबान ने आपके वो छक्के छुड़ाए थे, कम से कम 100 स्कड मिसाइलों से पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। आप अपनी बिलों में छिप गए थे। एक बात आपने और कही कि आपने हिंदुस्तानियों को भी सबक सिखाया है। तीन लड़ाइयां लड़ी है, तीनों में आप भाग गए थे यहाँ से, और आपने जो हमले किए अफगानिस्तान पर आपको जवाब मिलेगा। जो सबक हमने सिखाया मेरी फोर्सेज ने, आज तक आपकी हिमांशु जी कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। अभी तक रो रहे हैं आप लोग। आरयूडी के गुप्ता जी आपके पास। चिल्ला कर रहे हैं आप लोग। हिमांशु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर इरशाद साहब से कि अमेरिका ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें लॉबिंग के बारे में बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से कितने फोन अमेरिका को किए गए थे कि आप ये युद्ध रुकवाएं। ये भारत ने कोशिश नहीं की थी। ये सच पूछिएगा मोदी जी से, ये अपने मोदी जी से पूछिएगा, मोदी जी से पूछिएगा, ये फोन किसने किया था, ये मोदी जी से पूछिएगा। आज तक सिंदूर के बाद नजर नहीं आए, आज तक मोदी जी गुम है, आज तक गुम है, आज तक गुम है मोदी जी। मोदी जी संसद में बोल चुके हैं, आपने नहीं सुना होगा। डॉक्टर इरशाद अहमद, हिमांशु जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए, उनको सुनिए सर। कह रहे हैं क्या अगर झूठ बोलेंगे आप अपनी बारी में बोलिए। डॉक्टर इरशाद अहमद रुकिए सर। पूरा पैनल बोले नहीं, गलत बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रही, झूठ बोल रही हैं आप। थोड़ा पेशेंस दिखाइए डॉक्टर इरशाद, रुकिए सर। हिमांशु जी बोल रहे हैं, वज़ीर आज़म आज तक छुपे हुए हैं, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए आपके पास कोई जानकारी नहीं होती है, ये सिर्फ झूठ का पलंदा है और इतना शर्मनाक आदमी है इरशाद कि इसको तो पैनल पे बुलाना ही नहीं चाहिए। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। नहीं, इस तरीके से चर्चा नहीं होगी। डॉक्टर इरशाद लौटेंगे मैं आपके पास। डॉक्टर इरशाद एक एक करके बात करेंगे, तभी चर्चा गंभीरता से हो पाएगी। हिमांशु जी पहले आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद चर्चा इस बात पर की कि अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह मांग की गई है कि वो हस्तक्षेप करे। नहीं, अमेरिका इस पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। वो उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण चीज इसमें है वो ये है कि सीपैक को लेके जो जिस तरीके से पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ में मजबूत रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही है, तो अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान को वो कंटेन रखे। अमेरिका किसी भी तरीके से यहाँ इस क्षेत्र में चाइना को मजबूत होने नहीं देना चाहता है, तो वो भी एक फैक्टर है। और जैसा मैंने कहा कि $450 मिलियन की एक सहायता राशि जो पुराने इन्होंने विमान लिए थे उसके रखरखाव के लिए पाकिस्तान को दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि अभी जो गाजा में प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए भी इनका इस्तेमाल होगा। तो अमेरिका अपने हित साधता है। अमेरिका बिल्कुल पाकिस्तान को इसीलिए बार बार देखिए IMF की फंडिंग करा के बेल आउट करा रहा है। कितनी बार ये कंट्री बेल आउट हुई है, तो वो चीजें ध्यान में रखते हुए अमेरिका अभी इस समय इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरा, अमेरिका को खुद पता है कि इराक में जो उसकी स्थिति है, अगर इराक में ये वॉर शुरू होता है तो मध्य एशिया में वैसे ही अस्थिरता होने वाली है, तो वो एक और फ्रंट इस समय फिलहाल पे एंगेज नहीं करना चाहेगा। जहां तक तालिबान की बात है, तो तालिबान विल डेफिनेटली कम बैक। उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है उनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स। वो वही लेके पाकिस्तान पे हमला करेंगे, क्योंकि उनके पास किसी भी तरीके से देखिए एयर स्ट्राइक को
जवाब देने के लिए कुछ इस समय चीजें नहीं है, लेकिन जिस तरह से मासूम निहत्थे बच्चों, 1 साल के बच्चे से लेकर 6 साल की बच्ची और 80 साल के बुजुर्ग की हत्या इसमें हुई है और नृशंस हत्या हुई है कि आपने कोई भी एक लिस्ट जारी नहीं की है जिसमें आपने टेररिस्ट का नाम दिया हो। तो आप इस चीज के पीछे छुपके कि हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत हो गई है। और देखिए इसमें अगर मान लीजिए, एक और मैं बात कहूंगी, अगर पाकिस्तान की फौज ने एक एयर स्ट्राइक की, पिन पॉइंट स्ट्राइक की, तो इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस फेलियर है कि आपने उस जगह हमला किया जहां निहत्थे लोग बैठे हुए थे। आपने तालिबान के टारगेट्स को क्यों नहीं किया? अगर आपके पास पुख्ता जानकारी थी कि वहां पर टेररिस्ट बैठे हुए हैं, तो इन 16 लोगों में कौन से टेररिस्ट मरे हैं वो बताया जाए। मुझे लगता है हुसैन जावेद साहब को उसका जवाब देना चाहिए। हुसैन जावेद साहब, गेहूं में घुन पिसता है, आपको ठीक लगती है बात? देखिए, मैं इसमें यही बात करूंगा कि अगर हम यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह हलाकत हुई है, मैं आपको वो वाले फिगर यहाँ पे इस तरह से गौर करके दे रहा हूँ जो हमारे यहाँ से है। वो है कि मतलब 80 लोगों की हलाकत हुई, 80 लोगों की, और उसमें ये सब आतंकवादी थे। ये बात सही होगी, मैं इसमें इनकार नहीं करता कि उसमें औरतें बच्चे शामिल होंगे, लेकिन वही बात है ना कि ये इनको इस्तेमाल करते हैं एज अ ह्यूमन शील्ड। और फिर ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसमें गेहूं जो है वो भी इस तरह पिस जाता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जंग जब होती है, इस तरह के हमले होते हैं, इस तरह के अफसोसनाक वाकयात भी होते हैं। लेकिन ये मत भूलें, हमारे यहाँ सिर्फ एक कर्नल की शहादत नहीं हुई है, बन्नू में क्या हुआ है और पाजोड़ के इलाके में क्या हुआ, और एक सीरीज चल रही है, आप सबके सामने ही है। कितनी बार हम आपके शो में है, कितनी बार इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, हमने उस पर बात की। ये आजकल की बात तो है नहीं, 1.5 साल से 2 साल से इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। तो फिर कब तक इस्लामाबाद जो है वो इस तरह सब्र करके बैठा रहेगा? तो एक हद होती है, वो कहीं ना कहीं जाके खत्म होती है। और अभी देखिए, जब अक्टूबर में तो शुरू हुआ था, कतर ने मध्यस्थता की थी, उसके बाद भी जो हमले किए गए उसको लेकर तो अफगानिस्तान सवाल उठा रहे हैं कि भी आपने जो वहां पर समझौता हुआ था उसका उल्लंघन किया। देखिए, सिर्फ एक डिमांड हमने इस्तांबुल में भी अफगानियों के सामने रखी, दोहा में भी रखी, और भी जहां भी टॉक्स हुई कि भाई लिखे में दो कि आप अपनी जमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं दोगे। वो लिखे में देने को तैयार नहीं है। और जो बेचारे मेडिएटर थे वो भी इस पे परेशान है कि भाई आपको मसला क्या है। एक तरफ आप यहाँ पे अमन की बात करने आए हैं, लेकिन आप इनको लिखे में इस तरह दे नहीं रहे हैं। तो मैं वही जो मैंने शो के स्टार्ट में कहा, मैं काबुल हुकूमत के माइंडसेट को समझ नहीं पाया कि इन जैसे आतंकवादियों को अपने पास रख के आपको क्या मिल रहा है। और ये अभी तो पाकिस्तान है, आपको ये भी ठीक है। डॉक्टर डी के गुप्ता, पाकिस्तान का पक्ष भी सुन रहे हैं और अफगानिस्तान की ओर से जो बताया जा रहा है डूरन लाइन को लेकर जो विवाद है वो भी आप जानते हैं, क्या समझ में आ रहा है इस सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो चाहे भारत के अंदर आतंकवादी हमले हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले हो, विश्व समुदाय के लिए अच्छा नहीं होता। हम नॉर्थ अटलांटिक जैसा नहीं बन सकते। हमारे मिडिल ईस्ट को और साउथ ईस्ट एशिया को और वेस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका को यूज किया जाता है अपने मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने के लिए और अपने संभ्रांतता को बढ़ाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज और यूएस के द्वारा। तो हमको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बगल में अभी बांग्लादेश में घटना हो रही थी, थाईलैंड, कंबोडिया में घटना होने जा रही थी। एकदम वैश्विक स्तर से देखें अगर छोटा इस ब्रॉडर साइंस में, तो हमें कुछ ऐसे करने चाहिए कि हम भी एक वेस्टर्न पावर जैसा बन सके। हमारे पास 22-24 करोड़ की जनसंख्या पाकिस्तान की, 140 करोड़ जनसंख्या हमारी है, 18 करोड़ की बांग्लादेश की है। हम पूरे दुनिया का 1/3 पॉपुलेशन बनाते हैं। हमारे पास इतना बड़ा पावर है। तो अगर हम लोग इसको कंडेम करें और इसको हम लोग इन सब चीजों को, ताकि देखिए कोई भी चाहे जो भारत के अंदर घटना हुई हो, चाहे अफगानिस्तान की बॉर्डर की तरफ से घटना हुई हो या उसके अंदर से पख्तूनख्वा में घटना हुई हो, क्योंकि ये जो टीटीपी है ये इनफैक्ट पाकिस्तान का ही तालिबान है। और वो अपने FATF के बाद जो अपनी मांग कर रहा है कि हमको जो सेमी ऑटोनॉमी मिली हुई थी मुझे दीजिए, और वो घटना कर रहे हैं। और उसमें जो हलाक हो रहे हैं, बट नेचुरल है कि सैनिक हो रहे हैं, किसी भी देश के सैनिक है वो हलाक हो रहे हैं, उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये सब ठीक। हाँ, लेकिन मैं अगर ब्रॉडर सेंस में इसको देखूं तो मैं चाहूंगा कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया सार्क मजबूत हो, साउथ ईस्ट एशिया मजबूत हो, हमारे यहाँ इकोनॉमिकल डिस्कशन हो, हमारे फ्रंट डिस्कशन ऐसा हो कि हम कैसे अपना यहाँ से प्याज वहां भेजें, वहां से सामान यहाँ भेजें। लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज जो पिछले 100 साल से और जो यूरोपियन कंट्रीज है जो हम लोगों को मोहरा बना, उसमें चाइना और इंडिया संभल चुके हैं। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, देखिए बहुत अमेरिका, चाइना और भारत के बीच में एंगेज करने की कोशिश की गई थी जब लद्दाख हुआ था, लेकिन भारत ने उसमें बिल्कुल भी शांति से किया और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा। बहुत ही कैलिब्रेटेड अटैक किया। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कैलिब्रेटेड अटैक करके उसने पाकिस्तान के सिंदूर का जवाब देकर चुपचाप अपने विकास पे फिर से आया और 8.2 का जो है डेवलपमेंट चल गया। तो पाकिस्तान के अवाम को यही जावेद साहब है या जो इरशाद जी, ये सब लोग मैसेज दें कि हम लोग अगर
इस रास्ते, डेमोक्रेटिक रास्ते पे जाएंगे तो हम दोनों देश आगे बढ़ेंगे और हम उस हेजेमोनी को, वेस्टर्न हेजेमोनी को यहाँ पे खत्म कर सके, हम भी विकास के रास्ते जाएंगे। जैसे इंडोनेशिया जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, तो कहीं कहीं इस डूरंट लाइन को और इन सब चीजों को पाकिस्तान को एक पूर्ण ढंग से, जैसे कि मैं समझ रहा हूँ इमरान खान समझा रहे थे, इसलिए मैं बताया कि 136 का आतंकवादी घटना उनके समय में हुई थी, जबकि आज 1077 है। जैसे जैसे हम एग्रेसिव होंगे, जैसे जैसे हम चीजों को रिएक्ट करेंगे, वो कहीं न कहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो जो हथियारबंद लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से, अब पाकिस्तान के चीज एक और देखने की बात है कि एक सोचने की बात है कि अभी इनके एक विदेश इनके रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि हमको टॉयलेट पेपर की तरह अमेरिका उठा के फेंक दिया, फिर भी पाकिस्तान जीत जाता है। हम नूर बख्श पे अटैक करते हैं जो आज तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, फिर भी पाकिस्तान जीत जाता है। हम टारगेटिव अटैक करते हैं, पाकिस्तान में एक ही परिवार के 15 आतंकवादियों को मार देते हैं और रोता है कि मेरा परिवार ही बचा, मेरे जिंदगी का मकसद था, फिर भी पाकिस्तान जीतता है। मतलब सोचने की बात है कि नैरेटिव अपने लोगों को गलत मत बताइए, सच बताइए ताकि वो भी मैच्योर्ड हो। भारत यही सब 48 भारत को बोलते हैं। और पाकिस्तान के इस द्वंद्व की बात कर रहे हैं, इस तनाव की बात कर रहे हैं, रत्नेश जी, शुरुआत में जब धीरे धीरे तालिबान सरकार में आ रहा था या वहाँ पावर में आ रहा था, उस दौरान तो बड़े खुश हो रहे थे पाकिस्तानी। उनको ये लग रहा था कि एक ऐसा शासन, एक ऐसी हुकूमत आने वाली है जो भारत के लिए खतरनाक साबित होगी, लेकिन इसके उलट हो गया है। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। भले ही वो कह रहे हो कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन युद्ध तो रणनीति से लड़ा जाता है ना, जिसमें खुद अफगानिस्तानी तालिबानी खुद को साबित कर चुके हैं। वंदना, यहीं तक नहीं, जब जो बाइडेन के ने अमेरिकन सैनिकों से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि इन्हीं तालिबान ने उनको परेशान कर दिया था, तो आईएसआई के तत्कालीन चीफ फैज, जिनका नाम था, वो बड़ी आनन फानन और सीक्रेट विजिट पे काबुल के एक होटल में करीब 1 हफ्ते तक रुके थे। वो एक डील करना चाहते थे तालिबान से, जो डील हुई नहीं। अब दूसरी बात ये देखिए कि तमाम सारी कोशिशों के बाद तालिबान ने इनकी एक नहीं सुनी, और अब जो हुसैन जावेद साहब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि टीटीपी और आईएसएस खोरसान ने इनके यहाँ हमले किए, इनके लोगों को मारा और अफगानिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है, ये क्या कर रहे हैं? मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी इन्हीं के यहाँ बैठे हुए हैं, जो भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करते हैं। तब हमारे यहाँ तमाम सारी घटनाएं हुई, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती जब भारत सरकार इनसे आतंकवादी कैंपों को बंद करने के लिए कहती है। तीसरी बात, तालिबान की लड़ाई अफगानिस्तान में आज से नहीं चल रही है, 1979 और 1980 से चल रही थी। 1989 में जैसे ही पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ हिमाकत करने की कोशिश की थी, इन्हीं तालिबान ने कम से कम 100 स्कड मिसाइलों से जो उसे हमला किया था, और पाकिस्तानी सेना कुछ जवाब दे नहीं पाई थी, सिर्फ आरोप लगाती रह गई थी। तो जहाँ तक तालिबान की बात है, वो लड़ने में सक्षम है, और जो हिमांशी जी ने कहा ये बात बिल्कुल सही है, ये इंटेलिजेंस फेल्योर है कि उन्होंने टीटीपी और आईएसएस खोरसान के एक भी आतंकवादी को मार पाने में नाकामयाब रहे, और इसके बजाय उन्होंने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या कर दी जो मदरसे में बैठे हुए थे, जिसके जवाब के लिए पहले अक्टूबर में जब हमला हुआ था तब भी हुसैन जावेद साहब, क्लब क्रिकेटर्स वहां पर मारे गए थे, तब भी एक बात और है वंदना, मैं ऐड कर दूं, जो ये कह रहे हैं कि डील हुई थी $10 अरब देने की, ये बिल्कुल गलत बयानी है। कोई ऐसी पेशकश नहीं की थी। देखिए, जो पाकिस्तान खुद कर्ज में डूबा हुआ है, वो किसी दूसरे देश को पेशकश कैसे कर सकता है इतनी भारी भरकम रकम देने की? बिल्कुल। और यहाँ पर हुसैन जावेद साहब, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। आप लोगों को चिंता इस पर करनी चाहिए, क्योंकि 2024 में ये चौथे नंबर पर था, जो 2025 में दूसरे नंबर पर आ चुका है। और जब सबसे ज़्यादा जो हमले हो रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में देखे जा रहे हैं, बलूचिस्तान में देखे जा रहे हैं, तो इसे तो जो आंतरिक मामले हैं उसको तो आप रोकिए कम से कम। दोनों इलाकों में सही नहीं है, हमने इस बात से कभी इनकार नहीं किया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वही बात है, हमें आज अच्छी तरह पता है। हमारे सामने देखें जी, हमारी इंटेल है, हमने तो उसी पे एतमाद करना है जो इंटेल हमारे सामने आती है कि इसके जो डांडे अफगानिस्तान से मिलते हैं और वहाँ पे एक्शन हुआ है। और अभी मेरे साथी, मैं हैरान हूँ कि मेरे साथी शो में 3 दफ़ा कह चुके हैं कि इस तरह से स्कड मिसाइल और मतलब हम पे हमला हुआ 89 में। सर पहले ये तो देख लें कि 89 में तालिबान तो थे ही नहीं, वो तो 94 में बने हैं, 94 में बने हैं। 96 में उन्होंने काबुल पे टेक ओवर किया है,
2001 तक उनकी हुकूमत चली है, तो उस टाइम तो ये फैक्टर ही नहीं था, वो तो बिल्कुल और किस्म के। सोवियत यूनियन कब गई थी हुसैन जावेद साहब? सोवियत यूनियन कब से अफगानिस्तान में थी, आप बताइए जरा। सर मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा, जरा सुन लीजिए। 89 में वहां पे हिकमत यार हुआ करता था, बुरहानुद्दीन रब्बानी हुआ करता वो था। कबीले ही थे जिन्होंने बाद में तालिबान बना लिया, वो कबीले ही थे जिन्होंने बाद में तालिबान बना लिया। जावेद साहब ठीक है, रत्नेश जी उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद बोलिए। बोलिए जावेद ये साहब। बिल्कुल गलत है, आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं, काइंडली इसको रीचेक करें। तालिबान 93 94 में बने और ये मदरसे के लोग थे और मुल्ला उमर इनको हेड कर रहे थे कंधार से। 89 में इनका कोई वजूद नहीं था, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और एक और बात, आखिरी बात, देखिए हमने तमाम पॉइंट्स पे बात कर ली। मुझे जो फ्यूचर लग रहा है ना, मैं बिल्कुल शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने मजबूर होकर अफगानिस्तान के अंदर अटैक किए, ऐसा रवैया आपको सेंट्रल एशियन स्टेट से भी अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा और चाइना से भी, क्योंकि चाइना भी एटीएम से बहुत तंग है, जिनको काबुल हुकूमत ने इस तरह पनाह दी। और कौन जाने, आपको पता है कि ट्रंप ने 1 साल पहले कहा था कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए। अगर दोबारा उनको वो सब चीजें याद आ गई तो अमेरिका दोबारा यहाँ पे आना चाहेगा। तो हालात अच्छे नहीं है इनके लिए, इनको समझना चाहिए, काबुल हुकूमत को इस तरह समझना चाहिए। अफगानिस्तान में हर 10 साल के बाद, 8 साल के बाद इक़्तिदार पाकिस्तान के लिए हमेशा तो कितने फ्रंट खुल गए हैं, पाकिस्तान को भी तो समझना चाहिए हुसैन जावेद साहब। देखिए हमने जो समझा ना, वो हमने दुनिया को दिखा दिया, हमने अटैक कर दिया। जहां तक हम बात अपनी प्यार से कर सकते थे कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जनाजे हमारे यहाँ से उठे और हम चुप रहे। तो अब वहां पे भी रत्नेश जी ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने एयर स्ट्राइक की है और टारगेटेड उसको बता रहे हैं, भले उसमें मासूम लोगों की जान गई। देखिए मैं इनको भी बताना चाहूँगा, जिस तालिबान की ये जिक्र कर रहे थे, एक नामकरण कर देने से 93 और 94 में ये कोई बात बदल नहीं जाती। स्थिति अफगानिस्तान में 1979 से ही खराब है और इसके पीछे 2 महाशक्तियों का हाथ है, ये जावेद साहब स्वीकार करेंगे, जिसमें सोवियत यूनियन एक थी और अमेरिका एक थी। और जिस तरह इन्होंने लड़ाई लड़ी, मैं बार बार कहता हूँ, आप नाम कुछ भी बदल दीजिए, मुल्ला उमर कह दीजिए, जनरल दोस्तम कह दीजिए, गुलुबुद्दीन हिकमत यार कह दीजिए, तमाम सारे नेता वहाँ पे आए जो कबीलों के ही सरदार होते थे। लेकिन आप याद करिए वो हमला जिसपे सैकड़ों मिसाइलें इन्हीं लोगों ने दागी थी आपके ऊपर और पाकिस्तान सिर्फ आरोप लगाता रह गया था। अब आप कह रहे हैं कि देखिए आपके यहाँ से जनाजे उठे और आप चुप बैठे, आपको हक है, आप लड़ाई लड़िए, लेकिन आप अपनी इंटरनल स्थिति तो भी देखिए। आप अपने यहाँ इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके बाद आप आतंकवादी कैंप भी रन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ ये सबको पता है। वो आपके इरशाद साहब कह रहे थे कि आप हमारे प्रधानमंत्री से पूछिए, आप पूछिए ना अपने यहाँ किस तरह की सरकार है, किस तरह की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। और आईएसआई चीफ तालिबान से दोस्ती करने क्यों गए थे जब तालिबान ने टेक ओवर किया था और उनको वहां से बैरंग वापस आना पड़ा था। तो आप देखिए स्थिति की गंभीरता को समझिए और उस हिसाब से सवाल कर रहे हैं जावेद साहब, बोलिए। जी जी बताइए। मेरे साथी से सिर्फ एक सवाल है सर, आज इस शो के बाद आपको मौका मिले ना तो 2 फिल्में जरूर देखें बॉलीवुड की, एस्केप फ्रॉम तालिबान और काबुल एक्सप्रेस। और देखिए कि उस टाइम आप क्या बातें कर रहे थे इन्हीं काबुल हुकूमत के खिलाफ। तो सर ये बात सर अपनी मेमोरी भी देख लें कि जिनके खिलाफ आपने आज आप उनके साथ हैं। आज जावेद साहब आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, काबुल में यानी काबुल पर कब्जे के लिए तो अमेरिका और सोवियत यूनियन शुरू से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ये यही लड़ाके हैं जिन्होंने ना सोवियत यूनियन की सुनी ना अमेरिका की सुनी। इन्होंने तो अंग्रेजों से भी लंबी जंग लड़ी, तो ये सक्षम है, ये इनको बहुत कमजोर मत समझिएगा, ये मेरी आपको सलाह है। डॉक्टर डीके गुप्ता, ये सलाह पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर भी जमकर दी जा रही है, लोग पोस्ट कर रहे हैं और कमेंट में ये बता रहे हैं कि जो तालिबानी है वो अंजाम से घबराते नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को अब थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। डीके गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए। जी अब इसके लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए जस्ट अक्टूबर में जब तालिबान ने अटैक करना शुरू किया, तालिबान या पीटीटी का है, जो भी टीटीपी का है, जब अटैक करना शुरू किया तो इनको मध्यस्थता की जरूरत पड़ी। कतर में इस्तांबुल में मीटिंग हुई, मीटिंग में किसी और पावर से ड्रोन अटैक का भी मांग की गई और बाद में पाकिस्तान ने मना कर दिया। तो इतना छोटा अटैक जब तालिबान का होता है उसके बाद आपको मध्यस्थता की जरूरत पड़ सकती है। तो तालिबान के अंजाम को समझ रहे हैं।
तालिबान भले ही जीते नहीं जीते, लेकिन वो इतना ज्यादा पाकिस्तान को एंगेज कर देगा कि शायद पाकिस्तान को जो लोन छोटे मोटे मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेगा, जो मैं रीड कर पा रहा हूं। तो तालिबान के पास इतनी पावर है क्योंकि गुरिल्ला युद्ध के माहिर हैं, और पख्तूनवा एरिया जो बलूचिस्तान के एरिया टोटली पहाड़ी एरिया है, वहां पे आप इतनी की बड़ी अच्छी जगह है, इसलिए जो है पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है। और मुनीर जो है गलत कर रहे हैं, मुनीर रिएक्ट कर रहे हैं। मुनीर को जैसे इमरान खान उनके साथ मिल मिला के बातचीत करके कम करा दिया था उस तरह से, और सेमी ऑटोनॉमी जो उनके स्टेटस जो ब्रिटिश एरा से थी, उनको जब तक नहीं देंगे तब तक आप उनको जीत नहीं सकते, और कोई भी सरकार तब तक नहीं जीत सकती उस एरिया जब तक वो डिलीवर नहीं करेगी वहां के लोगों के लिए। यहाँ पता है पख्तूनवा के लिए, बलूचिस्तान के लोगों को डिलीवर नहीं हो रहा, जैसे पंजाब और सिंध के लिए हो रहा है वैसे डिलीवर नहीं हो रहा पाए, तो ये हथियार उठते रहेंगे और पाकिस्तान इंगेज रहेगा। अब जब कोई भी देश अगर इंगेज रहेगा, जावेद जी को अच्छी तरह पता है, और इनके अवाम को मैसेज पहुंचना चाहिए ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा, कि आप लोगों को डिलीवर कीजिए। जैसे भारत में सुविधाएं डिलीवर की जा रही है, नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक, और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डिलीवर हो रही है। हर एक आदमी यहाँ खुश है विकास से, सरकार से, इसलिए वो कभी भी देश के खिलाफ नहीं उठते। लेकिन यहाँ पे लोग ही देश के खिलाफ उठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि टीटीपी लड़ रही है, पख्तूनवा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर वहां के लोग पाकिस्तान के ही है जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और मैं बता दूं, इनके 80% अटैक इनके रिकॉर्ड पे है कि जो उस समय अनआर्म्ड सैनिक होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो सो रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, जो रिटायर्ड है, उन पे करता टीटीपी। और वो कभी भी एक्टिव जो ड्यूटी पर उन पर नहीं अटैक करता, वो उनको केवल सैनिकों को मारना, अपने बंदों को नहीं मारना है। पहले 2018-16 में उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको सेटबैक मिला था, तो उसमें फिर से सैनिकों पे आ गए। तो ये चीजें पाकिस्तान के अंदर चलती रहेंगी जब तक कि वहां पे एक बहुत ही जमहूरियत वाली सरकार, जो कि केवल जनता की हो, सैनिकों को वहां से पावर से निकालना पड़ेगा। आप किसी भी दुनिया का देश देख लीजिए, चाहे गद्दाफी का रहा हो, चाहे कोई भी, जहां सैनिक शासन करता, वो देश कभी भी विकास नहीं कर पाया है। ठीक है, हुसैन जावेद साहब, डीके गुप्ता जी जो कह रहे हैं उनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं। और दूसरी चीज ये कि क्या ये सही समय है टकराव का, क्योंकि इधर बीएलए आपके सैनिकों को बंधक बना रहा है और एक अलग मोर्चा वहां पर खुला हुआ है, अब इधर टीटीपी से आप लोग लड़ रहे हैं, उससे लड़ते लड़ते अफगानिस्तान तक जो हमले हो गए हैं, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर खतरा है। देखिए, ये टीटीपी है, बीएलए है, इस तरह की और जो इस तरह की तंजीम है, चले आप इसमें आईएस को भी ले आए, ये कोई मुल्क नहीं है, ठीक है, ये कोई आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो हमारी स्टेट क्रिकेट को हमारे सरहद के अंदर आके चैलेंज करते हैं और भाग जाते हैं अफगानिस्तान में, ठीक है। और हमने इनका अब जो हल निकाला है वो यही है कि इस आग की दहक तो काबुल तक जाएगी, जो गई भी है, जब तक वो समझते नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि वो समझे, मेरी ख्वाहिश है कि समझे, लेकिन ख्वाहिश से बात नहीं होती ना, उनके अंदर कोई विल नहीं है, और जब विल नहीं होगी तो आग का जवाब आग से देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हम अपनी फौज, अपनी हुकूमत के एज अवाम हम उनके पीछे करें। रत्नेश जी, पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान की सरजमी से हो रहे हैं, और अफगानिस्तान इस बात को सिरे से नकारता है, तो इसका कोई सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? क्योंकि युद्ध शुरू होने वाला है, ऐलान जंग हो चुका है, उधर से टैंक आ रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि एयर स्ट्राइक, हमने एक युद्ध का ऐलान है एक तरीके से, आप समझ लीजिए। वंदना, ये देखिए, पाकिस्तान अभी किसी भी तरह से, जब आप देखिए एक हफ्ते के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने घुटने टेक दिए थे और बातचीत के लिए इन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति के जरिए दबाव बनवाया था। दूसरी बात, अभी पाकिस्तान जो वस्तुस्थिति है, मैं ये ग्राउंड सिचुएशन बता रहा हूँ आपको। ये जावेद हुसैन जी की बात सही है कि बातचीत का रास्ता सबसे बढ़िया है, लेकिन आपने चिंगारी लगा दी है पटाखे में, क्योंकि आपने एयर स्ट्राइक की, F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। अब पाकिस्तान इस समय कोई भी लॉन्ग स्केल वार अफोर्ड करने की सिचुएशन में नहीं है, और अफगानिस्तान के लड़ाके जो हैं तालिबान, वो एक दो हफ्ते की लड़ाई से ये चुप नहीं बैठे। अमेरिका के दम पर हो रहा है ये सब, इनको लग रहा है कि अमेरिका हस्तक्षेप करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी। जिस जो बाइडेन के सैनिकों को जो 2001 से वहाँ पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम से अपना ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे, उनको कम से कम 4000 अमेरिकन सैनिकों को गंवाना पड़ा था। और जैसे मैंने कहा कि जब बाहर से स्थिति खराब होती है, बाहर से कोई अटैक करता है अफगानियों के ऊपर, तो ये कबीले सारे इकट्ठा हो जाते हैं, वरना बटे रहते हैं। तो इस समय वो इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि इनके बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं को मारा गया है F-16 फाइटर जेट्स के जरिए और मिसाइलों के जरिए। दूसरी बात मैं बताऊं, आप जरा बलूच लड़ाकों की भी फिक्र कर लीजिए, आप पीओके में जो आपने स्थिति बना रखी है उसकी भी थोड़ी फिक्र कर लीजिए, आप इकोनॉमिक मोर्चे पर फेल हो रहे हैं उसकी थोड़ी फिक्र कर लीजिए, आप अपने
ही पूर्व प्रधानमंत्री के साथ क्या कर रहे हैं उसके बारे में फिक्र कर लीजिए। और फिर देखिए अभी दिन बाकी है, आपको वस्तुस्थिति से, रियलिटी से थोड़ा सा रियलिटी फेस करना सीखिए, बस इतनी ही सलाह है। और इरशाद की बात करूं, मैं 2 मिनट लूंगा, वो है नहीं, कहना नहीं चाहिए। एक मीडिया, प्रतिष्ठित भारतीय मीडिया चैनल में बैठे हुए थे और ये लॉजिकल आदमी है ही नहीं इरशाद। ये कह रहा था कि उसके पास एक राइफल रखी है और एंकर को वहीं से मारेगा। तो इस तरह की बातें करने वाले, क्या आपके लिटरेसी रेट पे मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ ऐसे लोगों पर, ठीक है। डॉक्टर डीके गुप्ता, ये कहा जा रहा है कि दो तरफ से जो तालिबानी लड़ाके हैं वो तैयार हो गए हैं जंग के लिए। एक तरफ सुसाइड अटैक की वो तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान बॉर्डर को घेरने की तैयारी है। हमले की पूरी आशंका बढ़ गई इस वक्त। नहीं, मैं एक बड़े हमले की आशंका को तो खारिज करता हूं। और हाँ, ये है कि वो इंगेज करेंगे और रिटेलिटरी अटैक जरूर करेंगे और करेंगे 2-4 दिन के अंदर वो करेंगे। और इसके लिए पाकिस्तान की सेना भी वहां से तैयार होगी कि उनको कैसे रिटेलिएट किया जाए, कैसे उनको रोका जाए। हाँ, ये चलता रहेगा। लेकिन एक ब्रॉडर सेंस में देखें तो अब पाकिस्तान की जो सत्ता है जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही, पिछले 70 साल से डिलीवर कर पा रही है। और इसीलिए पाकिस्तान आज भी जो है कहीं न कहीं इंगेज रहेगा बलूचिस्तान में। देखिए, दूसरे देशों को दोष देने का कोई मतलब नहीं। जब आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो वहां के लोग खड़े होंगे और उनका सपोर्ट कोई बाहर, चाहे वेस्टर्न मीडिया, चाहे वेस्टर्न के लोग करे, चाहे कहीं से भी करे, उनको कहीं से हथियार असद मिलते रहेंगे, वो करते रहेंगे। तो आपको अपने आप को चेंज करना, जैसे कि रत्नेश जी ने बहुत अच्छा कहा कि आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। अपने जो देश में जो इमरान खान बंद है उनकी चिंता। आप सोचने की बात है कि एक डेमोक्रेसी के एक पिलर को आप जेल में बंद कर दिए हैं, अब वैक्यूम क्रिएट कर दिए हैं। अब वैक्यूम क्रिएट करके एक आदमी जो कभी मेजॉरिटी नहीं पाया और सत्ता बैठा हुआ है, उसको डिक्टेट मुनीर कर रहा है। तो जहां पे आपकी एक बड़ी फेल्यूर है कि जब आपके सेना अगर वहां का निर्णय ले रही है, तो सेना जहां का भी निर्णय लेती है वो गलत ही लेती है, चाहे विश्व का अब तक का इतिहास रहा। तो आप अपने देश में जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को बढ़ाइए, भारत से रिश्ते अच्छे बनाइए। भारत के लिए कि यहाँ पे कुछ भी हारने के लिए नहीं है, सब जीतने के लिए है। हुसैन जावेद साहब, एक बात तो क्लियर हो गई है आपकी बातों से कि ये जो एयर स्ट्राइक की गई है ये सीधा सीधा युद्ध के लिए धमकाया गया है, युद्ध के लिए एक तरीके से प्रोवोक किया गया है अफगानिस्तान को। क्या अकेले अपने दम पर पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुकाबला कर सकता है, उनके लड़ाकों से मुकाबला कर सकता है? देखिए, मैं आपको क्या ये सही समय है हुसैन जावेद जी? बोलिए। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल शॉर्टली इसमें मैं बिल्कुल जी कहूंगा, ऐसा नहीं है कि हम वहां पे जाके बकायदा कोई जमीनी हमला करेंगे। एयर स्ट्राइक्स तक हैं, एयर स्ट्राइक्स तक रहेंगे और ये हमारी स्ट्रेटजी ठीक भी है अगर उनको इस पर अकल आ जाए, जो कि अफगान हुकूमत है। लेकिन मैं इसमें ये कहूंगा, एक जंग के असर तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अफगानिस्तान क्या जवाब देगा? ज्यादा से ज्यादा हमारे एक शहर के अंदर जो उनकी प्रॉक्सी है उससे एक आध हमला हो जाएगा, तो उससे चीजें और खराब होगी, वो उनके हक में सही नहीं जाएंगी। तो मैं नहीं समझता कोई जंग होगी। अफगानिस्तान पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, चाइना का प्रेशर है, सेंट्रल एशियन स्टेट का प्रेशर है, अमेरिका का भी है, रूस भी उनकी हिमायत नहीं कर रहा, तो इनके पल्ले कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है रत्नेश जी, आपको भी लगता है कि ये पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की ताकत को कम आंक रहा है, ये गलतफहमी है या फिर वाकई सच्चाई है? बिल्कुल रियलिटी फेस नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जहां जंग और जंग करने के लिए ही वो बने हैं, पिछले दशकों से जहां जंग चल रही है और अमेरिकन फ़ौजों को वहां से हटना पड़ा, सोवियत यूनियन की फ़ौजों को वहां से हटना पड़ा, तो पाकिस्तान तो पहले ही कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। अभी 1-2 दिन वेट करिए, फिर देखते हैं। तो ये जो जंग अगर होती है तो दोनों देशों को भी नुकसान होगा और जो पूरा क्षेत्र है उसकी सुरक्षा पर भी असर डालेगा। इसलिए इस जंग का कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।